स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो HRM के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करने लगे हैं, विच इज़ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। देखें, स्टार्ट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो इसका लेते हैं कि आपने HRM के 4 फंक्शंस डिस्कस किए थे, जिसमें से आपने सबसे पहला फंक्शन जो मैंने आपको बताया था वो था स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बेसिकली ये वही रिक्रूटमेंट है। HRM का फर्स्ट फंक्शन कि देखें, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद जो वैकेंट पोजीशंस होती हैं उसके लिए क्वालिफाइड लोगों को अट्रैक्ट करती है। जिस तरह से देखें, रिक्रूटिंग का मीनिंग लिखा है ब्रिंग्स टुगेदर दोज विद जॉब्स टू फिल एंड दोज सीकिंग जॉब्स। उन लोगों को इकट्ठा करना जो जॉब्स आपने पूरी करनी है, फिल करनी है, और वो लोग जो कि ये जॉब चाहते हैं। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जॉब एप्लीकेंट्स को एक वैकेंट पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपनी CV या अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना है। अब देखिए, रिक्रूटमेंट के कुछ गोल्स हैं जो यहाँ मेंशन किए गए हैं। रिक्रूटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट विल अट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड डिस्करेज अनक्वालिफाइड वंस फ्रॉम अप्लाइंग। देखिए, क्लियर कट बात है कि रिक्रूटमेंट में आप इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि सिर्फ जो क्वालिफाइड लोग हैं वो ही रिप्लाई करते हैं, और जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो अपने आप को डिस्करेज समझते हैं, अपने आप को डिस्करेज करते हैं। मतलब क्या है इसका, कि हमसे सपोज़ करें आप एक मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं, इतने क्लियर कट मार्केटिंग मैनेजर की स्पेसिफिकेशंस लिखें कि आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि सिर्फ वही लोग आपकी तरफ अप्लाई करें जो कि क्वालिफाइड हैं और जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो डिस्करेज हो जाएं। रिक्रूटर्स प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स, और रिक्रूटर्स वो HRM डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उसकी तरफ प्रमोट करते हैं। अब देखिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिक्रूटिंग एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट एफर्ट्स की राह में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन का साइज़। जितना साइज़ ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा होगा, आपको उतने ही ज़्यादा रिक्रूटमेंट एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना होगा। नंबर 2 है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इन द एरिया। अगर आपके एरिया में एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अच्छी हैं तो रिक्रूटिंग एफर्ट्स ज़्यादा होंगी, अगर अच्छी नहीं तो रिक्रूटिंग एफर्ट्स कम होंगी। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पास्ट रिक्रूटिंग एफर्ट्स। पास्ट में आपके ये एफर्ट्स कितने सक्सेसफुल हैं ये भी इफ़ेक्ट करती है आपके रिक्रूटिंग एफर्ट्स को। इसके अलावा आपकी वर्किंग कंडीशंस, आपकी सैलरी, आपके बेनिफिट्स जो आप लोगों को ऑफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं कि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं। लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और डिक्लाइन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आपके रिक्रूटिंग एफर्ट्स का रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइनिंग फेस में जा रही है तो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब देखिए, कुछ कंस्ट्रेंट्स मीन्स रुकावटें, कुछ हर्डल्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटिंग एफर्ट्स की राह में आती हैं। सबसे पहली जो कंस्ट्रेंट है, हर्डल है, वो है ऑर्गेनाइजेशन का इमेज। देखें, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज या उसकी रेपुटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही लोग उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सपोज़ करें कि आपको एक ऐसी वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एडवर्टीज़मेंट आती है कि वहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर की जॉब की पोजीशन वैकेंट है और आपकी क्वालिफ़िकेशन MCOM है, आप अपने आप को क्वालिफाइड समझती हैं, लेकिन आप साथ में देखेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अच्छा है। आप ये सोचेंगी कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करती हूँ, यहाँ मेरी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर मेरे करियर के चांसेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन का इमेज। जितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज स्ट्रांग होगा उतना ही अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अच्छा नहीं है, मीन्स लोग कहते हैं कि यहाँ के सैलरी पैकेजेस अच्छे नहीं, यहाँ पे बर्डन बहुत होता है, ये स्टाफ को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटिंग एफर्ट्स फेल हो जाती है। नंबर 2 इज़ जॉब अट्रैक्टिवनेस। जितनी आपकी जॉब अट्रैक्टिव होगी उतना ही लोग आपकी रिक्रूटिंग एफर्ट का जवाब देंगे। लेकिन अगर आपकी जॉब जो कि आप ऑफ़र कर रहे हैं वो हज़ार्डियस है, एंजाइटी से भरपूर है, स्ट्रगल वाली है, तो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। आल्दो कि स्ट्रगल वाली जॉब भी के लिए भी लोगों को हायर करना होता है, लेकिन आप अपनी जॉब को इस तरीके से कंपोज करें, इस तरीके से प्रेजेंट करें कि लोग अट्रैक्ट हों। कि अगर जॉब की नेचर डिफ़िकल्ट है तो आप साथ सैलरी पैकेजेस या बेनिफिट्स को इस तरीके से हाईलाइट करें कि लोगों को आपकी जॉब इंटरेस्टिंग फील हो। नंबर 3 इज़ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़।
आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसीज़ बड़ा मैटर करती हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है कि आप अच्छी पोजीशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, तो बाहर के लोग कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एप्लीकेशन या सीवी सबमिट नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि आप जो हैं वो अच्छी पोजीशंस तो अंदर से ही लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं और बाहर से सिर्फ आपने एंट्री लेवल पोजीशंस रखी होती हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लॉज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत होता है आपके रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकती कि वो क्वालिफिकेशन की बेस पे नहीं, बल्कि अपीयरेंस की बेस पे, सेक्स की बेस पे, जेंडर की बेस पे या रिलीजन की बेस पे सिलेक्शन करेगी। गवर्नमेंट जो है उसने कुछ लॉज बनाए हैं जिसकी बेस ये है कि हर क्वालिफाइड पर्सन जो कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन स्किल पे पूरा उतरता हो, आपको उसे हायर करना है। एंड लास्ट वन इज़ योर रिक्रूटिंग कॉस्ट। आपको इस तरीके को भी अच्छे तरीके से देना है कि आपकी रिक्रूटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना हो जाए आपके बेनिफिट से। तो देखिए, ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है अपने रिक्रूटिंग एफर्ट्स पे। उसके बाद रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। पहले हम इंटरनल सोर्सेज में से डिस्कस करेंगे। इंटरनल सोर्सेज में इंटरनल सर्चेस हैं और एम्प्लॉय रेफरल्स हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज में एक्सटर्नल सर्चेस हैं और ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट है जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करती हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सर्च की, कि देखें ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रमोट फ्रॉम विद इन आइडेंटिफाई करंट एम्प्लॉयज़ फॉर जॉब ओपनिंग्स। के इंटरनल सर्च में ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने करंट एम्प्लॉयज़ को ही अपनी न्यू जॉब्स के लिए प्रमोट कर देती हैं। ठीक है, अपने HR मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने करंट एम्प्लॉयज़ को ही हायर पोजीशंस पे एम्प्लॉय कर देती हैं। उसके बाद देखें कि ये जो प्रमोट फ्रॉम विद इन कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए, पहला एडवांटेज है गुड पब्लिक रिलेशंस के। देखें, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, मोरल बिल्डिंग, आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल लेवल जो है वो हाई होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर रही है। इनकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोटेक्टेड ग्रुप्स, और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की इंकरेजमेंट होती है। नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, आपको चूँकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का पता होता है, आपको पता होता है कौन सा पर्सन हायर लेवल पोजीशन के लिए मौजूद रहेगा। कॉस्ट सेविंग है, आपको बाहर के अखराजात बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज होता है, इसलिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मिड एंड टॉप लेवल मैनेजर्स, और इससे आपके पास अच्छे मिडल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं, पॉसिबल इंफीरियरिटी ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स, कि मसलन कैंडिडेट्स में इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है कि इसको प्रमोट कर दिया, मुझे प्रमोट नहीं किया। इन फाइटिंग एंड मोरल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपस में फ़ाइट करते हैं। पोटेंशियल इन ब्रीडिंग हो जाती है, कि इसका मतलब ये है कि आप उतने अच्छे तरीके से काम परफॉर्म नहीं करते हैं जितना आप पहले कर रहे होते हैं। अब उसके बाद इंटरनल सर्चेस में जो सेकंड कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय रेफरल्स की। इसमें ये होता है कि आप अपने करंट एम्प्लॉय से रेफरेंस डिमांड करते हैं कि मसलन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो हम अपने करंट एम्प्लॉय से ही कहें कि आपकी नज़र में कोई क्वालिफाइड एप्लीकेंट है। तो इस तरह एम्प्लॉयज़ रेफ़र कर देते हैं कि जी मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये किया हुआ है, ये क्वालिफ़िकेशन है, ये स्किल्स हैं। तो एम्प्लॉय रेफरल्स के थ्रू जब हम किसी पर्सन को या एम्प्लॉय को, एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करते हैं तो वो एम्प्लॉय रेफरल कहलाता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, द एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन टू मेक अ गुड रिकमेंडेशन, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है कि हमने अच्छी रिकमेंडेशन करनी है, बाद में हमें बॉस ये ना कहे कि आपने गलत किस्म के बंदे को रेफ़र किया था। द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट जॉब इन्फॉर्मेशन फॉर द रिक्रूट, जॉब इन्फॉर्मेशन हर तरह से एक्यूरेट होती है, इस तरह कैंडिडेट को भी पता होता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे 100% सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। एम्प्लॉय रेफरल्स टेंड टू बी मोर एक्सेप्टेबल, एप्लीकेंट्स मोर लाइकली टू एक्सेप्ट एन ऑफर एंड हैव अ हायर सर्वाइवल रेट। और रिसर्च कहती है कि एम्प्लॉय रेफरल्स के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती हैं वो एप्लीकेंट्स बहुत जल्दी जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा देर तक रहते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप बीइंग कंफ्यूज्ड विद जॉब परफॉर्मेंस, क्योंकि आप अपने किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव को ऑफर करते हैं तो ये आपकी फ्रेंडशिप और आपकी जॉब परफॉर्मेंस आपस में कंफ्यूज्ड हो जाती है। द पोटेंशियल फॉर नेपोटिज्म, समटाइम्स हम एक अनएक्सपीरियंस्ड अनक्वालिफाइड पर्सन को रेफरेंस की बेस पर सिर्फ हायर कर लेते हैं, ये नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म कहलाती है। द पोटेंशियल फॉर एडवर्स इम्पैक्ट, और ये भी हो सकता है कि इस सारी सूरत हाल का नतीजा एडवर्स निकले।
एक्सटर्नल सर्चेज़ की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सर्चेज़ में एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं, इससे आप सब वाकिफ़ हैं कि जो आप नॉर्मली देखती हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन वेकेंट होती है तो वो एडवर्टाइज़ जो है उसको कर देती हैं। आपको लोकेशन सोचनी है कि किस तरह की जॉब है। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपकी जॉब बहुत हाई लेवल की है तो आप नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट करते हैं, अगर लोअर लेवल जॉब है तो आप नॉर्मल लोकल लेवल के न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। इसमें आप बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब रिस्पॉन्स रेट, यानी कि हम जैसे कैंडिडेट्स एडवर्टीज़मेंट का रिस्पॉन्स देंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को जानते होंगे तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन से हम फेमिलियर नहीं हैं तो हमारा रिस्पॉन्स रेट कम होगा। फिर लेबर मार्केट कंडीशंस हैं कि अगर तो आपकी लोकेलिटी में या फिर एरिया में जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो फिर लोग इतनी जल्दी जो है वो रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि लोग ऑलरेडी जो है वो फिल्ड होते हैं अपनी पोजीशंस पे। लेकिन अगर लेबर मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो लोग आपके एडवर्टीज़मेंट का रिस्पॉन्स करेंगे। तो डिग्री टू विच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आर लिस्टेड, और इसके अलावा आपने जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रखी होंगी उतने कम लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे आपकी जॉब की तरफ। उसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेज में कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें पब्लिक कुछ एजेंसीज़ कायम कर देती हैं जो अनएम्प्लॉयड लोगों को अपने पास रजिस्टर्ड करती हैं और उसके बाद उन्हें जॉब्स को फाइंड करने में हेल्प करती हैं। फिर प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जो ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव किस्म की सर्विसेज देती हैं और आपको हाई कैलिबर के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं जॉब देने में हेल्पफुल साबित होती हैं। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स हैं, इन्हें हेड हंटर्स कहते हैं, कि बेसिकली ये मिड एंड अपर लेवल एग्जेक्टिव मैनेजर्स की प्लेसमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करती हैं। और एग्जेक्टिव सर्च फर्म्स हैं जो कि एग्जेक्टिव्स की पोजीशन को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करती हैं। फिर स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एग्जेक्टिव्स को स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में भेजती हैं, जहाँ पे वो जॉब फेयर्स लगाते हैं और कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। और इस तरीके से भी आपके पास अच्छा खासा पूल जो है। इसके बाद ये जॉब फेयर्स, मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो रिक्रूटर्स हैं वो आपने अक्सर का सुना होगा कि वहाँ जॉब फेयर लगा है या एग्जीबिशन है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग जो हैं वो आए हुए हैं और आप अपनी सीवी सबमिट कराएं। फिर वो आपकी सीवीज़ को जाके अच्छे तरीके से जो है वो स्क्रूटिनाइज़ करते हैं और उसके बाद अगर आप उन्हें सूटेबल लगते हैं तो वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप आएँ इंटर्नशिप करें। अगर आपकी इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो फिर आपका नेक्स्ट फेज़ शुरू होता है, विच इज़ सिलेक्शन। उसके बाद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जो कि आपकी पब्लिक रोस्टर्स ऑफ वैकेंसीज़, जो कि आपकी पब्लिक की जो वैकेंसीज़ आती हैं, जिस तरह आप PPSC की आती हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की आती हैं, ये पब्लिश करते हैं और आपको फिर अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा जो है ये लेबर यूनियंस होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके लिए अच्छी जॉब जो है वो सर्च करती हैं। इसके बाद लास्ट वन है अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। ये जो आप समटाइम्स CV सबमिट करा जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि अभी पोजीशन वेकेंट नहीं, जब होगी हम आपको कॉल कर देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास नंबर ऑफ़ CVs पड़ी होती हैं, ये कहलाती हैं अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। आप इनको जिस टाइम भी चाहें, आपकी पोजीशन खाली है, आप इनके CVs को ओपन करें, जो आपको सूटेबल कैंडिडेट लगता है आप उसे कॉल करें और उसके बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरह से गर्ल्स देखें, यहाँ तक हमने रिक्रूटमेंट के डिफरेंट सोर्सेज को डिस्कस किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड जो लेटेस्ट सोर्स है वो ऑनलाइन सोर्सेज हैं कि अब कंपनीज़ जो हैं वो इंटरनेट को यूज़ करती हैं एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए। कंपनीज़ ने अपने वेब पेजेस बनाए हुए हैं और वहाँ पे वो अपनी जॉब्स बताती हैं कि ये पोजीशन वेकेंट है और इसके अलावा उसके साथ साथ क्वालिफ़िकेशन स्किल्स जो चाहिए होती हैं वो भी मेंशन करती हैं। ठीक है, ये कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स लास्ट पर रह गए हैं रिक्रूटिंग अल्टरनेटिव्स कि बजाय इसके कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटिंग पे इतना ज़्यादा पैसा लगाए, कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि उसके अल्टरनेटिव को यूज़ करती हैं। इसमें टेम्प्रेरी हेल्प सर्विसेज हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और उनकी सर्विसेज से फ़ायदा उठाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो एम्प्लॉयज़ को लीज़ पे ले लेती हैं और लीज़ पे उनको एक नॉर्मल फ़ी पे करती हैं और उनसे वर्किंग करवा लेती हैं। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं।
ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के रिक्रूटिंग के आपके पूरा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट डिस्कस हो गया। हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट क्या होती है, इसके हमने सोर्सेज पढ़े, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और उसके बाद हमने कुछ अल्टरनेटिव्स पढ़े कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट पे लग रही होती है और इतने ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से वो अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर लेती है। थैंक यू।